हिंदी शिक्षण के इस कालांश में मैं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज की इस कक्षा में हम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक दूसरे पाठ तहाशा की ओर के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के चर्चा के बिंदु है पाठ का स्वस्वर वाचन करना, लेखक द्वारा प्रस्तुत तत्कालीन समस्याएं, कठिन शब्द एवं अर्थ, पाठ में प्रयुक्त संधि और प्रत्यय। आइए पाठ का अध्ययन। लहाशा की ओर, लेखक राहुल सांकृत्यायन इस पाठ के माध्यम से बताते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले, डांडे यानी कल भी इसका अर्थ हमने पहली कक्षा में बताया था। डांडे का अर्थ है ऊंचाई वाला स्तर। पहाड़ पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ने से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त यानी समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। लेखक यह कहता है कि डांडे से पहले एक जगह हमने चाय पी और चाय पीकर दोपहर के समय हम डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दाहिनी ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर यानी बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर्वत चले गए थे। यानी जब हमने यह यात्रा की तो हमारी यात्रा में दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमने इनको देखा। भीटे की ओर, भीटा दीवाल को कहते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उनमें बर्फ नहीं थी, न वहां बर्फ की सफेदी थी और बर्फ की सफेदी भी उसमें नहीं थी। यानी जैसे हमारे यहाँ दीवार का मटमैला कलर होता है, वैसे उन पहाड़ों का रंग भी था। न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। लेखक आगे बताते हैं कि जो डांडा था, डांडा नहीं पहाड़ी, उस पहाड़ी पर सबसे ऊपर उस डांडे के देवता का एक स्थान था, यानी कोई मंदिर रहा होगा, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। यानी वह जो मंदिर था वो पत्थरों के ढेरों से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से उसे सजाया गया। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। लेखक आगे बताता है कि भैया अब तो पहले तो हमने चढ़ाई चढ़ी, अब चढ़ाई पर चढ़ने के बाद अब हमें नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी। ये जब हम चढ़ाई पे चढ़े तो चढ़ाई पर सामान लेके हम धीरे धीरे ऊपर को चढ़ गए, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। क्योंकि चढ़ते समय आदमी को ऊपर को चढ़ना होता है और नीचे को आते जाते समय यदि पांव फिसल गया तो व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो सकता है। तो इसलिए नीचे को उतरते समय अधिक खतरा होता है, पाँव के मुड़ने का, शरीर का बैलेंस बिगड़ने में आदि अनेक समस्याएं आती हैं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक यह बताता है कि शायद दो एक और सवार यानी 2-3 लोग और भी हमारे साथ में इस यात्रा में साथ थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यानी अब ढलान भी है और लंबी यात्रा से घोड़ा थका हुआ भी है। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि लेखक को लगा
जो मेरा घोड़ा है वो थक गया है, इसलिए शायद वह नहीं चल पा रहा है, उसे आराम की आवश्यकता। धीरे-धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन कीवोस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक कहता है कि धीरे-धीरे मेरा घोड़ा बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन कीवोस्तो एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वतेज जो 17वीं शतवी शताब्दी के जो 17वीं शताब्दी के उपन्यासकार हैं और डॉन क्विक्सोट का नायक है जो घोड़े पर चलता है। उसी के समान मैं भी झूमता हुआ उस घोड़े पर चला जा रहा। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा या पीछे, यानी वो घोड़ा इतना सुस्त चल रहा था, हम मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो घोड़ा मुझसे आगे जा रहा है अथवा पीछे जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आता था कि वह घोड़ा आगे की ओर जा रहा है या पीछे की ओर जा रहा है, यानी वह इतनी मंद गति से चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी जब मैं थोड़ा उसकी पीठ में तेज चलने को थपथपाता या हल्की अपनी छड़ी से प्रहार उसके ऊपर करता तो वह तेज चलने की अपेक्षा और ढीला पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे। अब मैं जब आगे चलता गया तो एक स्थान पर दो रास्ते जा रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले डेढ़ मील चला गया। यानी लेखक कहता है जब दो रास्ते जा रहे थे तो मैंने लेफ्ट वाला रास्ता लिया, बाएं वाला रास्ता लिया और लगभग 1.5 मील यानी 2-2.5 किलोमीटर में उस पर चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी हमें लंकोर जाना था तो लंकोर का जो रास्ता था वहां से राइट वाला था, दाएं वाला था। तो फिर लौटकर उसी को पकड़ा, यानी मैं पुनः 2-2.5 किलोमीटर वापस आया और मैंने उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति यानी मंगोल भिक्षु जिसका मूल नाम लोबजंग सिख है, सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। सुमति जो मंगोल भिक्षु हैं तो वो वैसे ही लाल होते हैं और जब उन्होंने देखा कि मेरे कारण उनको 3-4 घंटा लेट हो गया है, विलंब हो गया है, तो वो और अधिक गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे यानी फूँक डाले। मैंने तब से कंडे बोलते हैं, गोबर जो गाय का या भैंस का गोबर होता है, उसको सुखाने के बाद, जब हम सूखने के बाद जो बचता है, उसे कंडा कहते हैं, यानी सूखा हुआ गोबर। तो सुमति कहते हैं, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म भी किया। तो तब मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो, कैसा घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता। मैंने कहा, भैया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक तो आप आगे निकल गई, मेरा घोड़ा सुस्त हो गया, उसके बाद मैं रास्ता भटक गया। वो तो शुक्र करो कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। यानी जितनी जल्दी वो गुस्सा करते थे, उतनी जल्दी वो बातों को समझ कर ठंडे भी हो जाते। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। सत्तू यह जौ, चना, चावल, मक्का आदि को पीस करके बनाया जाता है और इसको सादे पानी के साथ आप खा सकते हैं। तो इसलिए चाय से पहले हमने सत्तू खाया गया। रात को गरमा-गरम थुक्पा मिला। थुक्पा सत्तू और चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पकाया गया पतला खाद्य पदार्थ। तो वह थुक्पा हमें खाने में मिला। अब हम तीरी के विशाल मैदान में थे। तीरी एक स्थान का नाम है। उस तीरी के हम विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता, जिसमें
दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तीसरी समाधिगिरी। उस पहाड़ी का नाम तीसरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली कीरी कीरी टुकड़े, बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। यानी जो पतले पतले हमारे कपड़े होते हैं, तो कपड़ों को जो फाड़ के हम निकालते हैं, उनको लपेट देते हैं, उनको गंडा कहते हैं। तो चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया में लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। वह यानी सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा। ठीक है, जब यहाँ अपने यजमानों से मिलने आए हैं, इनके कुछ परिचित लोग यहाँ हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हफ्ता 10 दिन यह यहाँ रुकेंगे, यहीं लगा दें। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, उसमें भले ही गंडे बांट दो, यानी उन कपड़ों के टुकड़ों को आप बांट दीजिए, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। तो मैंने सुमति को कहा, तुम्हारे पास जो गंडे हैं यानी कपड़े हैं और कपड़ों से बनाए हुए जो ताबीज हैं, तो उन गंडों को आप भले ही बांट दो, लेकिन आप आसपास के गांव में मत जाओ, क्योंकि यदि आप उन गांव में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और हम आगे के लिए विलंब हमें हो जाएगा, लेट हो जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें जो भी इन गंडों को बांट के धन मिलता है, वह धन मैं तुम्हें लहासा पहुंच करके दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, वह इस बात पर मान गया। दूसरे दिन हमने भरिया भरिया कहते हैं जो सामान को ढोता है, मजदूर। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिलने सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा। यानी जब हम उसे ढूंढने के लिए गए, तो हमें कोई भी मजदूर नहीं मिला। लेकिन अब हम ढूंढते हुए विलंब हमें हो गया, तो फिर हमें 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। इससे अच्छा हम सुबह सुबह छाँव में चल सकते। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यानी तिब्बत में जो धूप आती है सामने से, वह बहुत तेज मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। लेखक यह बताता है कि यहाँ पर भी जब धूप पड़ रही हो, तो थोड़ा मोटा कपड़ा यदि हम सर के ऊपर रख लें, तो जो सामने से आने वाली गर्मी है वह कम महसूस हो। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट यानी माथा। तो माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। यानी सामने से जब धूप पड़ रही, तो इतनी तेज धूप आती, तो सामने से आपका ललाट माथा जल रहा होता है और पीछे से बर्फीली हवाएं आती हैं, उससे कंधा आपका ठंडा हो जाता है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी। यानी पीठ पे ठंडक महसूस हो रही थी, तो हमने जो अपनी वस्तुएं थी वह पीठ पर लादनी शुरू कर दी। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे। यानी आगे जो गांव पड़ता है वह तिंगड़ी है। तो लेखक आगे यह बताता है, यद्यपि सुमति के जो परिचित जानने वाले लोग तिंगड़ी में भी रहते थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब हमारे पास वचन अधिक था और उनके परिचित लोग भी तिगड़ी गांव में रहते थे। तो सुमिति ने मुझे बहाना बनाया कि देखो, हमें कोई भरिया सामान ढोने वाला मिल जाएगा, इसलिए हम इस गांव में थोड़ा रुक जाते हैं, वहां से हम कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो हमें मदद मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने शेखर विहार, यह भी एक जगह का नाम है, की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है। अब तिब्बत की जो जमीनें हैं, तो जमीन के जो स्वामी होते हैं उन्हें जमींदार कहते हैं। तो वह जमीन छोटे और बड़े जमींदारों में आपस में बटी हुई है।
उन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। यानी बौद्ध जो मंदिर होते हैं उन्हें मठ या विहार कहते हैं। तो उन जागीरों का बहुत सारा हिस्सा, उन जमींदारों का जो जमीन है उनका बहुत सारा हिस्सा उन बौद्ध मठों और विहारों के पास में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता कराता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। यानी जो जागीर का अपना क्षेत्र है, घर है, तो वहां को जागीरदार कुछ खेती वह स्वयं भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार कहते हैं मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा को बेगार कहते हैं। यानी ऐसे श्रमिक जिन्हें हम श्रम करने का, मजदूरी करने के बाद कोई पैसा नहीं देते, उनको बेगार कहते हैं। और इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है। यानी श्रमिक को कार्य आता है अथवा नहीं आता है, या दूसरा विषय है, उनकी इच्छा के बगैर हम बेगार प्रथा में उनसे काम लेते हैं। तो इसलिए लेखक कहता है, तो जागीरदार जो कुछ खेती खुद भी कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। यानी जो वहां खेती हो रही होती है, तो जिन जमींदारों का या कुछ जागीरों का जब मालिकाना हक जहाँ मठों और बिहारों के पास है, तो मठ और बिहार के लोग वहां उस खेती की रखवाली करने के लिए किसी भिक्षु को भेज देते। भिक्षु सन्यासी आप कह सकते हैं, बौद्ध सन्यासी। तो वह बौद्ध भिक्षु जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, क्योंकि जो भूमि है, भूमि पर अधिकरण मालिकाना हक मठ का या विहार का है। तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं, उन आदमियों के लिए, उनके लिए, वहां जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वह बौद्ध भिक्षु राजा से कम नहीं होता है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब जहां हम शेखर की जहां खेती हो रही थी, उसके जो मुखिया है, संरक्षक है भिक्षु, उनका नाम है नमसे। बड़े ही भद्र यानी शालीन पुरुष है, अच्छे पुरुष है। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। मेरा जो स्वरूप है वह इतना अच्छा नहीं था कि वो मेरी बहुत खातिरदारी करते। यह लेखक कहना चाहता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन जो अनुवाद किए गए हैं मूल ग्रंथों से, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यानी इस मंदिर में जो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए, उन उपदेशों के अनुवादित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां, आज के समय में आप पुस्तकें कह सकते हो बड़ी बड़ी, तो हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती है उन्हें पोथी कहते हैं। तो ऐसी 103 पोथियां वहां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। यानी उसी मंदिर में मेरा आसन भी लगा जहां वह पांडुलिपियां रखी गई थी, पोथियां रखी गई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। यानी मेरा आसन, मेरा बैठने का स्थान, मेरे को जो बैठने के लिए उन्होंने गद्दी दी, आसन दिया, तो वह भी वहीं लगा जहां पर वह पोथियां रखी हुई। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। अब उन जो पोथियां थी, पुस्तकें थी, वो कैसी, एक बड़े मोटे कागज, अच्छे सुनहरे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी, यानी जो एक पोथी है, 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। यानी लगभग 13 साढ़े 13 किलो की एक पुस्तक थी। अब सेर क्या है? सेर एक प्रकार का माप है। जैसे आज के समय में किलो माप होता है या लीटर माप होता है, उसी प्रकार पुराने समय में सेर एक माप था। वह माप कैसा है? 930 ग्राम का एक शेर होता है। यानी 1000 ग्राम का 1 किलो होता है वर्तमान में। तो शेर 930 ग्राम का एक होता है।
तो लगभग 13 साढ़े 13 किलो की एक पोथी हुआ करती थी, या उस समय जो पोथी थी उसका वजन लगभग इतना था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति फिर आए, जब मुझे मंदिर में बैठने के लिए कहा, बोला ठीक है आप आराम कीजिए, मैं तब तक अपने जो मेरे आसपास या गांव के लोग हैं, जजमान हैं, मैं उनसे मिल के आता हूँ। इस बारे में उसने मुझसे बात की। मैं अब पुस्तकों के भीतर, अब लेखक क्या कह रहा है कि वहां जो पोथियां लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, अब मैं उनको पढ़ने में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर चल पड़े। प्रश्न उत्तर। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? तो सीधा सा उत्तर है, लेखक अपने घोड़े के ढीले होने के कारण, सुस्त पड़ जाने के कारण अपने साथियों से पिछड़ गया। द्वितीय प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रथम बार में लेखक को भय था कि यदि सुमति अपने यजमानों के पास गए तो 3-4-5 दिन वहीं लगा देंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें न जाने का किया। किंतु दूसरी बार लेखक मंदिर में जो पोथियां रखी थी, उन पोथियों को पढ़ने में व्यस्त हो गया था, इसलिए उन्होंने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। तृतीय प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी यात्रा में लेखक को पहाड़ी रास्ते, नदी के संकरे किनारे, ऊंचे पहाड़ियों, डाकुओं का भय आदि आदि कठिनाइयों का सामना करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने यह बताया है कि तिब्बत के जो लोग हैं वो भेदभाव और छूत से रहित हैं। स्त्रियां कोई पर्दा नहीं करती थी और बेहिचक आप उनके घरों में जा सकते। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतला? तो 4 यहाँ विकल्प दिए हैं, हम चारों विकल्पों को क्रम से पढ़ते हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ह, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा। तो इसका जो उत्तर होगा वह लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। मूल्यांकन हेतु आपने किसी स्थान की यात्रा की होगी, उस यात्रा के दौरान हुए अनुभवों का एक लेख साझा करें। यानी आपने अपने किसी निकटवर्ती स्थान की यात्रा की होगी, उस यात्रा में आपको किन किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ, उन कठिनाइयों को आप एक लेख के माध्यम से साझा करें। तो आज हमने चर्चा की पाठ का सस्वर वाचन करना, लेखक द्वारा प्रस्तुत कालीन समस्याएं, कठिन शब्द एवं अर्थ एवं पाठ में प्रयुक्त संधि और प्रत्यय। गृह कार्य, ऐसे शब्द तो किसी अंचल, जैसे हम लोग गढ़वाल, कुमाऊं या पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंतरिक, इस पाठ में जो जो आंतरिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः इसी प्रकार एक नए पाठ के साथ
पुनः आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।